तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम साहित्य में कला। जो रेगुलर चल रही थी उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, ठीक है। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? साहित्य में चित्रकला। ये हमारा टॉपिक था, कथा सरित सागर। साहित्य में आगे बढ़ते हैं। इसका समय क्या था, यानी इसकी रचना कब हुई थी? तो 12वीं सदी में इसकी रचना हुई, यानी 12वीं के आसपास, 12वीं के समथिंग इसकी रचना हुई। और किसने की थी? तो कश्मीर के सोमेश्वर द्वारा की गई थी। कश्मीर के सोमेश्वर के द्वारा ठीक है, यानी इसके रचनाकार कौन थे? सोमेश्वर थे। इस ग्रंथ में राजकुमार कहानी क्या है, यानी कथा, जिससे हमें पता चले कि हमारी चित्रकला में इसका क्या प्रयोग था। तो इस ग्रंथ में राजकुमार, इस ग्रंथ में राजकुमार, ठीक है, इस ग्रंथ में राजकुमार नरवाहन दत्त को, नरवाहन दत्त को कला का या चित्रकला, दोनों लिख सकते हैं, कला का, मूर्ति कला का तथा कला तथा मूर्ति कला, संगीत कला, संगीत कला का दक्ष बताया गया, दक्ष बताया गया। यानी दक्ष का मतलब है कि उन्हें चाहे चित्रकला हो, मूर्ति कला हो या संगीत कला हो, उसमें उन्हें दक्षता प्राप्त थी, यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त था। नरवाहन दत्त चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करवाता था। नरवाहन दत्त चित्रकला की प्रतियोगिता आयोजित करवाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि उनको इस चीज़ में रुचि थी, इसलिए वो चित्रकला की प्रतियोगिता करवाते थे। और बड़े बड़े चित्रकारों को, और बड़े बड़े चित्रकारों को पराजित करता था, पराजित करता था। यानी उसका शौक भी था, ज्ञान भी था और दक्षता भी। इससे तो पता चलता है कि अगर वो पराजित करता था तो उसे संपूर्ण ज्ञान था, इसलिए वो पराजित करता था। इसके आगे देखते हैं। इस ग्रंथ में कुमार दत्त तथा, इस ग्रंथ में कुमार दत्त तथा, दत्त कौन? नरवाहन, है ना। कुमार दत्त तथा रोहिलदेव जैसे, तथा रोहिलदेव जैसे, ठीक है, चित्रकारों का उल्लेख मिला, चित्रकारों का उल्लेख मिला। ठीक है, इसके बाद एक कथा के अनुसार, एक कथा के अनुसार, यानी एक कथा का वर्णन है जिसके अनुसार ये हम जान सकते हैं कि परिवारजिका, परिवारजिका, ठीक है, परिवारजिका कात्यायनी का उल्लेख है, कात्यायनी का उल्लेख है, ठीक है, उल्लेख है, जिसने राजकुमारी मंदार
वती जिसने राजकुमारी मंदारवती का एक सजीव चित्र बनाया, ठीक है। यानी इसमें इस कथा में एक उल्लेख मिलता है कि पारिवाजिका कात्यायनी है जिन्होंने राजकुमारी मंदारवती का एक सचित्र या सजीव चित्र बनाया, ठीक है। फिर एक अन्य कथा मिलती है, उसके अनुसार जानेंगे कि हमारी चित्रकला में साहित्य का क्या योगदान है। तो एक अन्य कथा के अनुसार कथा सरित सागर की नायिका वासव दत्ता, ठीक है। कथा सरित सागर की नायिका वासव दत्ता घर की भित्ति पर ठीक है, घर की भित्ति पर पद्मावती के द्वारा अंकित यानी बनाया किसने चित्र? तो पद्मावती ने विरहिणी सीता की सजीव आकृति बनाई, यानी इन कहानियों को पढ़ने का केवल एक ही उद्देश्य है कि कला हमारी कहाँ कहाँ विद्यमान थी, किस किसी जगह उसका रूप देखने को मिलता है। तो कथा सरित सागर की इस कथा में नायिका जो थी वासवदत्ता थी, और वो घर की भित्ति जो यानी घर के अंदर भित्ति बनी थी, उसमें जो उनकी परिचायिका पद्मावती के द्वारा अंकित सीता जी का एक सजीव दृश्य बनाते हुए या दर्शित मिला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी रचना है हमारी नैषध चरित। ठीक है, नैषधि चरित। इसमें क्या है, इसकी रचना 12वीं सदी में हुई है। 12वीं सदी ईस्वी में इसकी रचना हुई है। नैषध चरित है किसकी? तो ये श्रीहर्ष के द्वारा लिखी गई है। श्रीहर्ष इसके कौन है? रचयिता हैं, ठीक है, जिन्होंने इसकी रचना की है। इस ग्रंथ में राजा नल के ठीक है, राजा नल के आनंद भवनों में ठीक है, यानी वो जिस जगह रहते थे, आनंद भवनों में चित्रों की कल्पवल्ली, ठीक है, कल्पवल्ली यानी चित्रों के समूह के, है ना। किसकी? कल्पवल्ली का मतलब चित्रों का समूह, ठीक, चित्रों के समूह के होने की बात कही गई है, यानी इस कविता में हमें सिर्फ एक चीज जानने को मिलती है, यानी रचना में, कल्पवल्ली यानी चित्रों का समूह दिखाया गया है, या उनकी चर्चा या उनकी बात मिली है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी हर्ष चरित। हर्ष चरित ये हर्ष के दरबारी विद्वान
हर्ष के दरबारी विद्वान। ठीक है, किसकी है रचना? तो बाण भट्ट की है, बाण भट्ट की है। ठीक है, इसमें क्या चर्चा मिलती है? तो इससे पता चलता है कि कुछ लोग परलोक, यानी इनकी रचना में कहा गया है कि कुछ लोग परलोक, पर यानी दूसरे के लोग की बात की गई है, परलोक के काल्पनिक चित्र दिखाकर परलोक के काल्पनिक चित्र दिखाकर पैसा कमाते थे, पैसा या धन कमाते थे। ठीक है, कमाने की बात कही गई है। ठीक है, काल्पनिक है, काल्पनिक हो गया। ठीक है, काल्पनिक चित्रों को दिखाकर पैसा कमाने की बात कही गई। यानी जाहिर सी बात है, अगर हम कह दें स्वर्ग ऐसा है, आप अपने अनुसार स्वर्ग की एक रचना बना लीजिए, और फिर होता है ना प्रदर्शनी में या कहीं ऐसे चित्रों को दिखा के लोग 2 रुपए 4 रुपए, होता है ना, एक फोटो पहले चलता था, तो उसी तरह बात कही गई कि लोग एक परलोक का दृश्य बना के लोगों को दिखाते थे और उससे धन कमाते थे। इसके बाद है नेक्स्ट रचना है सम्रांगण सूत्र। सम्रांगण सूत्र, ठीक है, ये किसकी है? तो ये राजा परमार की है। तो ये परमार शासक राजा भोज की रचना है। ठीक है, किसने रचा था? तो राजा भोज जी ने इसकी रचना की है। ठीक है, इस ग्रंथ में भी चित्रकर्म पर पर्याप्त चर्चा की गई है। इस ग्रंथ पर चित्र रचना की पर्याप्त चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें दीवार पोतने की विधि पर प्रकाश डाला गया है। इस ग्रंथ में दीवार पोतने की विधि की चर्चा की गई है। ठीक है, यानी दीवार विधि, यानी दीवार को कैसे पोता जाए उसकी चर्चा की गई है। यह ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण को आधार मानकर रचना की गई है। यानी ये इसका विष्णु धर्मोत्तर पुराण का आधारित ग्रंथ है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या कही गई है? जो लोग पहले दीवार नहीं, कच्ची दीवारें हुआ करती थी तो पोतते थे, उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, ज़्यादातर राइटर पूछ लेता है सम्रांगण सूत्र के रचयिता कौन है। तो जो आप साहित्य में चित्रकला पढ़ रहे हैं तो विशेष ध्यान दीजिए पुस्तक किसकी है। ठीक है, इसके बाद है युक्ति कल्पतरु। ठीक है, युक्ति कल्पतरु। देखो किसका, बता दो दीजिए। युक्ति कल्पतरु, ये भी परमार भोज की रचना है। किसकी है? तो ये भी परमार भोज की रचना है। ठीक है, इन्होंने ही इस ग्रंथ को लिखा है। मुख्यतः शिल्प शास्त्र पर आधारित है। यह मुख्यतः
शिल्प शास्त्र पर आधारित है। ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार की नौकाओं को बनाने की बात की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार की नौकाओं को यानी नाव को, विभिन्न प्रकार की नौकाओं को बनाने की बात कही गई है। देखिए, नौका या हमारी कास्ट कला यानी लकड़ी से बनाने वाली कला, ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार की कलाओं के ही अंतर्गत आती है। कास्ट कला भी हमारी क्या उत्कीर्णन कला के अंतर्गत है। तो इसमें लकड़ी से जैसे नौकाओं को बनाने की बात कही गई है, तो कहने का मतलब ये है कि इस ग्रंथ के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उस समय लोग लकड़ी के माध्यम से जो कलात्मक नौकाएं बनाती थी, उनकी भी चर्चा का विषय मिलता है। ठीक है, साहित्य में। और युक्ति कल्प तरु किसका ग्रंथ है, तो ये जो है राजा भोज का है। इसके बाद है मनोउल्लास, ठीक है, या मानसो उल्लास भी बोलते हैं। ठीक, इसी को कहते हैं अभिलाषितार्थ। अभिलाष, ठीक है, अभिलाष लिखिए, फिर अभिलाषितार्थ। ठीक, कहीं कहीं पर इस नाम से भी जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही पूछा जाता है। मानसो उल्लास किसकी रचना है, तो ये चालुक्य शासक यानी जो चालुक्य शासन के शासक थे, सोमेश्वर तृतीय की रचना है। ज़्यादा पूछताछ मानसो उल्लास किसने लिखी है, तो सोमेश्वर ने लिखी है। ठीक है, सोमेश्वर की है, और तृतीय थे वो। यह ग्रंथ विश्वकोश के समान है। यह ग्रंथ विश्वकोश के समान है। विश्वकोश जानते हैं ना, मतलब कहीं का भी पूरे विश्व का कोश कुछ ना कुछ इसमें समाहित है। ठीक है, और मुख्यतः शिल्प शास्त्र से संबंधित है, और मुख्यतः यह शिल्प शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, अगर पूछे मानसो उल्लास किस शास्त्र से संबंधित है, तो शिल्प शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो है इसके तीसरे विसंति या खंड में, इसके तीसरे विशांति कह लीजिए या विसंति कह लीजिए, तो तीसरे विशांति में, विशांति का मतलब क्या होता है, खंड या भाग, है ना। विशांति में पहले खंड के पहले अध्याय, खंड के पहले अध्याय, ठीक है, पहले अध्याय में चित्रकला की विवेचना की गई है। में चित्रकला की विवेचना की गई है। ठीक है, इसके बाद इसमें सोमेश्वर ने स्वयं के यानी अपने, मात्रा रहेगी क्योंकि सोमेश्वर कहा जाएगा, सोमेश्वर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, सोमेश्वर ने स्वयं को चित्र विधि रुचि कहा है। स्वयं को
चित्र विधि रुचि कहा है। यानी उसने स्वयं को ही एक तरीके से चित्रों का ज्ञाता खुद को बताया है। इस ग्रंथ में चित्रों को 4 भागों का 4 प्रकार के बताया गया है। इस ग्रंथ में चित्र के 4 भाग बताए गए हैं। कौन कौन से, ये देखते हैं। विध चित्र, पहला क्या है? विध चित्र। दूसरा क्या है? अविध चित्र। और तीसरा है आपका रस चित्र और धूलि चित्र। रस चित्र और चौथा है आपका धूलि चित्र। धूलि चित्र का मतलब होता है थोड़ा धुंधला, जैसे वॉश कलर में बना हुआ, ठीक है। रस का मतलब जिसमें रस विद्यमान हो। आगे इनके डीपली बात करते हैं, विध चित्र क्या है। और देखिए विध चित्र, विध चित्र के बारे में कहा जाता है उस चित्र को कहा गया है जिसमें दर्पण के समान, उस चित्र को कहा गया है, उस चित्र को कहा गया है जिसमें दर्पण के समान या सादृश्य चित्र बनाया जाए, ठीक है। ये क्या है? विध चित्र है, ठीक है। दूसरा है अविध चित्र। अविध चित्र ये क्या है? अविध चित्र देखा जाए तो जो काल्पनिक या भावों से उत्पन्न हो, जो काल्पनिक और भावों से उत्पन्न हो। काल्पनिक का मतलब अमूर्त चिंतन हो हमारा, हम कुछ काल्पनिक घटना सोच रहे हो और उसमें कोई हमारे भाव हो, उस आधार पर हम चित्र बनाए, वो कैसे होंगे? अविध चित्र होंगे। इसके बाद है रस चित्र। रस चित्र, रस चित्र का हमने अभी बताया आपको, जैसे कि हमने रसों के माध्यम से अभिव्यक्ति करने वाले चित्र, है ना। रसों के माध्यम से चित्रों को अभिव्यक्त करना, जैसे कि करुणा का बना हो, हास्य का बना हो, दुख का बना हो, है ना, ऐसे चित्रों को कहते हैं। इसके बाद है धूलि चित्र। धूलि चित्र, अब ये धूलि चित्र क्या है? रसों की धूलि चित्र झांकी या रंगोली, झांकी या रंगोली, है ना। झांकी बनाते ना, झांकी या रंगोली, जो कि रंगों के चूर्ण से, जो कि रंगों के चूर्ण से, एक तरीके के धुंधले ही होते हैं, बहुत ज़्यादा वैसे तो होते नहीं, चूर्ण से या किसी अन्य माध्यम से, चूर्ण से या किसी अन्य माध्यम से दीवारों या जमीन में बनाए जाएं, माध्यम से दीवार व जमीन में बनाए जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धूलि चित्र। देखा जाए तो अगर हम मिट्टी भी पा जाएं, उसको कलर कर लें, तो उससे भी हम चित्र बना देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? धूलि चित्र कहलाएंगे। तो ये था आपका मानसो उल्लास में हमें क्या चीज़ मिली। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है
कि इस ग्रंथ में चित्र को 4 प्रकार का बताया गया। किसकी रचना है? सोमेश्वर की है, और उसने स्वयं को ज्ञाता बताया चित्रकारी का। और ये चित्र 4 जो वर्णन हुए हैं आपके विद, अविद, रस और धूलि, इनको मेन आपको इम्पोर्टेंट करके याद रखना है कि ये कहाँ किस ग्रंथ में इनकी चर्चा हुई है। तो मानसोल्लास में हुई है, और इनके प्रकार, इनके अंतर्गत क्या क्या आता है ये याद रखना है आपको ना। इसके बाद आपकी रचना है सबसे बड़ी और सबसे विशेष, जिसे हम ज़्यादा चर्चित रूप में पढ़ ही रहे हैं शुरू से, कामसूत्र। कामसूत्र, कामसूत्र है किसकी? तो कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वात्सायन है ना, वात्सायन है। किनके द्वारा रची गई है? वात्सायन के द्वारा, वात्सायन के द्वारा, ठीक है। यह रचनाकार कौन है? वात्सायन जी, ठीक। ये किस ग्रंथ, ये इसका समय क्या मानते हैं? तो दूसरी से, यानी लगभग माने कि दूसरी या तीसरी सदी में इसकी रचना की गई होगी। अभी तक आयोग ने दूसरी ही माना है, तो दूसरी या तीसरी सदी में इसकी रचना की गई होगी। ऑप्शन में दूसरी ना हो तब आप तीसरी लगाएंगे, ठीक है। रचना की गई है। इस ग्रंथ के प्रथम अभिकरण में, इस ग्रंथ के प्रथम अभिकरण में, यानी जो इसका प्रथम अध्याय या प्रथम अभिकरण है, 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। कितनी कलाओं का? 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछे किस पुस्तक में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है? तो वात्सायन रचित कामसूत्र में किया गया है, ठीक है। कामसूत्र में, यानी इसी पुस्तक में, कामसूत्र में षडंग या खडंग लोग पढ़ते हैं, ठीक। षडंग का वर्णन किया गया है। षडंग है क्या? चित्र के 6 अंग, जिसे हम क्या कहते हैं? षडंग कहते हैं। ये था आपका कामसूत्र। अब कामसूत्र में एक टीका भी लिखी गई है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कामसूत्र के तीसरे अभिकरण, यानी कौन सा अध्याय? तीसरे अभिकरण, या इसी को आप अध्याय भी कह सकते हैं। पेपर में अध्याय ही लिख के आता है, ठीक है। तीसरे अध्याय या तीसरे अभिकरण पर यशोधर पंडित कौन थे? यशोधर पंडित, यशोधर पंडित ने टीका लिखी। टीका लिखी। अक्सर पूछता है कामसूत्र पर किसने टीका लिखी थी? तो यशोधर पंडित ने लिखी थी। किस अध्याय से? तो तीसरे अध्याय से, ठीक है। और कब लिखी थी इन्होंने? तो 11वीं से 12वीं सदी के आसपास, 11वीं से 12वीं सदी के आसपास, है ना। समय क्या था? 11वीं 12वीं सदी ईस्वी था, ठीक है। और जो कि जयपुर के शासक जय के यहाँ, ये जो थे जयपुर के शासक जय सिंह प्रथम के पंडित थे, है ना। उनके शासनकाल में इन्होंने कवि का कार्य किया। जिन्होंने किस नाम से लिखा था? टीका का नाम क्या था? इनकी टीका का नाम था जयमंगला। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है जयमंगला के रचनाकार कौन है? तो यशोधर पंडित हैं। कामसूत्र के तीसरे अभिकरण से जो टीका लिखी गई है उसका क्या नाम है? तो जयमंगला नाम है। रचयिता कौन है? यशोधर पंडित है। और इन्होंने किसको आधार मान के लिखा था? कामसूत्र को आधार मान के लिखा था, जिसमें इन्होंने किसकी व्याख्या की है? जिसमें इन्होंने षडंग या खडंग, ठीक है, षडंग की व्याख्या की है। यानी चित्र के
6 अंगों का या 6 अंगों की विवेचना की। तो यह था आपका काम सूत्र। इसी में जो है आपको इसी में एक सूत्र श्लोक कहा गया, उस श्लोक को याद कर लेंगे तो हालांकि आपको जो 6 खडंग है वो याद रहेंगे, लेकिन हम ऐसा करते हैं जब हम खडंग पढ़ाएंगे तभी इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज इस क्लास में इतना ही।